गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी रीडर की पार्ट 7 रात का मेहमान पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फरवरी 1930 का प्रथम सप्ताह यानी 1930 साल में फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में पहला सप्ताह, जो पहला वीक होता है फर्स्ट वीक में, खूब जाड़ा पड़ रहा था, यानी बहुत ठंडी पड़ रही थी। वर्षा भी तेज थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रात के 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक पुलिस वाले थे, लेकिन केवल 4-6 ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे वेश में थे। लखनऊ के चारबाग स्टेशन में जो पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर जो यात्री हैं, यात्री से ज़्यादा वहाँ पे पुलिस वाले थे। ठीक है, पर सिर्फ 4 या 6 पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। बाकी जो पुलिस वाले थे वे सादे वेश में थे। सादे वेश मतलब कोई सफ़ेद यूनिफॉर्म में नहीं, मतलब 4 या 6 जो थे वे पुलिस वाले के यूनिफॉर्म में थे और बाकी जो थे वे पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। देहरादून एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आकर के रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। मुखबिर जो खबर पहुंचाते हैं, जो सूचना देते हैं, उसने पुलिस वाले को खबर दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद इसी देहरादून एक्सप्रेस से बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वाले ने गाड़ी का एक एक डब्बा छान मारा। जो पुलिस वाले थे वे उस चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देहरादून एक्सप्रेस के सारे डिब्बे में, सारे जो बोगी होती है, सबको अच्छे से चेक कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए। किंतु चंद्रशेखर आज़ाद का कहीं पता न चला, पर चंद्रशेखर आज़ाद उन लोग को किसी भी बोगी में नहीं मिले। गाड़ी छूटने से कुछ पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ अपने अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। एक गुप्तचर मतलब जो डिटेक्टिव होते हैं, जो जासूस होते हैं, एक जासूस दौड़ के पुलिस वाले के पास आया और उनको बोला कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वे साहब बाबू के बहादुर के वेश में वे गाड़ी से उतर गए हैं। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से आया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। तो फिर क्या किया, उस जासूस ने उस इंस्पेक्टर को एक टिकट थमा दिया, फर्स्ट क्लास का एक टिकट थमा दिया, जो देहरादून से बनारस का था। ठीक है, फिर पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच ही में उतर पड़े थे। टिकट के पीछे हिंदी में लिखा था, मुझे जीवित पकड़ सकना असंभव है, आज़ाद। उस जासूस ने इंस्पेक्टर को फर्स्ट श्रेणी का एक टिकट थमा दिया था, जो देहरादून से बनारस का था। ठीक है, और ये जो टिकट था वो टिकट था आज़ाद का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का टिकट था। और उस टिकट के पीछे में आज़ाद जी ने लिखा था कि मुझे जीवित पकड़ सकना असंभव है। आज़ाद जी को भी पता था कि पुलिस वाले उनको पकड़ना चाहते हैं और उनको भी खबर पड़ गई थी कि लखनऊ में उनको पकड़ने के लिए पुलिस वाले तैनात हैं, इसलिए वे रास्ते में ही उतर गए थे और उस पुलिस वाले लोग को संदेश देते हैं, अपने टिकट के पीछे में लिखते हैं कि मुझे जीवित पकड़ सकना असंभव है, ऐसा वे संदेश लिख देते हैं और टिकट को वहीं पे छोड़ देते हैं। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठाने। फिर पुलिस वाले सारे जो उनके फौजी, जो उनके सिपाही थे, सबको उन्होंने इकट्ठा किया और वे फैसला करते हैं आज़ाद को का पीछा करने की उन्होंने
ठान ली कि हम लोग उनका पीछा ज़रूर करेंगे और उनको खोजेंगे। हाथ में अटैची लिए आज़ाद लातूश रोड पर आए। जो आज़ाद जी थे वे अपने हाथ में एक अटैची रखे हुए थे और वे लातूश रोड पे आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के कुछ जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। जब वे पीछे मुड़े तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं। बांसमंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े और चलने की रफ्तार और तेज कर दी। वे फिर बांसमंडी चौराहे से वे लाल कुएं की ओर मुड़े और फिर वो तेजी से चलने लगे। फिर हीवेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। फिर उन्होंने क्या किया, हीवेट रोड में फिर वो आए, फिर वहाँ से वे एक पतली गली में घुस गए। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उसके हाथ की थपकियाँ दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। 3-4 मकान को छोड़कर उन्होंने एक मकान का दरवाज़ा ठकठकाया। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? फिर तुरंत ही एक दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया घर के बाहर निकली और पूछती है, कौन? बहुत भीगा हुआ हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। तो चंद्रशेखर जी बोलते हैं कि मैं बहुत भीगा हुआ हूँ, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, मैं कुछ देर शरण चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। मकान में प्रवेश करते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया और कमरे से धोती व तौलिया लाकर आज़ाद की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने दोनों चीज़ें ले ली। धोती जनानी थी। उन्हें हंसी आ गई। देखिए, जो दिया था, जो बुढ़िया एक दिया लेकर के आई थी, उसे आज़ाद के चेहरे पे रखी, मतलब आज़ाद के चेहरे को देखी। फिर उनको बोलती है कि अंदर आ जाओ बेटा। फिर उन बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दी थी कि अब अंदर आ जाओ बेटा। तो मकान के अंदर में जैसे ही आज़ाद और वो बुढ़िया जो आज़ाद अंदर आए, वैसे ही आज़ाद ने घर का जो कुंडी होता है उसे बंद कर दिया। फिर दोनों आंगन को पार करके घर के अंदर घुसे। फिर बुढ़िया ने आज़ाद को बोला कि आप तख्त पर बैठ जाइए, और उस बुढ़िया ने दिया को दीवट, मतलब दिया को रखने का एक लकड़ी का होता है, उसमें उस दिया को रख दिया। फिर उस बुढ़िया ने कमरे से तौलिया और धोती ला करके दी। वो धोती ना थी, वो एक साड़ी थी। उसे देखकर वे हंसने लगे। बेटी की है, घर में कोई मर्द तो नहीं है? तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया ने कहा कि ये मेरी बेटी की है, ये जो साड़ी दी हूँ वो मेरी बेटी की है, मैं हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। उन्होंने सिर्फ तौलिया ही लिया और उसको इस्तेमाल किया। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने स्नेह से पूछा। जो बुढ़िया थी वो बहुत प्यार से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। जीवन में झूठ तो कभी बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद बोले। जो आज़ाद थे वो बोलते हैं कि मैंने कभी जीवन में झूठ बोला नहीं है और मेरे को अभी सच बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? सच बोलने में क्या डर? जो भी हो सच बोलो। फिर वो बुढ़िया बोलती है, क्यों? सच बोलने में किस चीज़ का तुम्हें डर लग रहा है? जो भी है बता दो, क्या सच है कहो। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, वही आज़ाद जो फरार है,
वही आज़ाद जिसे जीवित या मृत्यु पकड़ लाने के लिए सरकार ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी, जो बुढ़िया थी वे चौंकते हुए बोलती है कि तुम क्या वही आज़ाद हो जो फरार है, जिसको जीवित या मृत्यु पकड़वाने के लिए सरकार ने 15,000 रुपए का इनाम रखा है, घोषणा किया है। क्या तुम वही आज़ाद हो? तो वो बोलते हैं जी वही, हाँ मैं वही हूँ। तुम्हारा क्या अपराध है जो तुम्हारे पे इतना इनाम रखा गया है, करके वो बुढ़िया बोलती है। तो आज़ाद क्या कहते हैं? देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। बोलते हैं कि मैं देशभक्त हूँ और मैं अपने भारतीय भाई बहनों को और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भटकते हुए नहीं देख सकता हूँ। अंग्रेजी शासन अब और सहन नहीं होती। ये जो अंग्रेजी शासन चल रहा है वह मुझे सहन नहीं होती है। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने। जो भारत माँ के पैर में जो बेड़ियाँ लगी हुई है, जो हम लोग गुलाम हैं, इसकी जो बेड़ियाँ को मुझे और इसको तोड़ने का मैंने संकल्प लिया है। बस यही मेरा अपराध है। आज़ाद आवेश में कहने लगे। ठीक है, फिर है धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल को जन्म दिया। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। वो बुढ़िया बोलती है कि तुम्हारा जो संकल्प है वह बहुत अच्छा है, वह बहुत धन्य है। और जिस माँ ने तुम्हारे जैसे लाल को जन्म दिया वह माँ भी काफ़ी धन्य है, और तुम्हारे दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गई। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी लेकिन निर्धन महिला है। आज़ाद फिर उस दिए की रोशनी से उस बुढ़िया को देखते हैं तो आज़ाद को उस बुढ़िया के नेत्रों में निश्चल नेत्र दिखे। मतलब उनकी जो आँख थी उसमें कोई छल कपट जैसा कुछ नहीं था, और वह कुलीन मतलब अच्छे कुल की, अच्छे परिवार की बेटी लग रही थी, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, पर वह निर्धन है, गरीब है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ओके बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपना जो आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, बाय स्टूडेंट।